नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि कल आरपीएससी के द्वारा आरएस 2023 की भर्ती के संबंध में नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें कुल 905 पदों पर ये भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। साथ में एक और नोटिफिकेशन निकला है जिसमें आरएस 2021 की जो आरएस की वैकेंसी थी उसकी इंटरव्यू पेंडिंग चल रही थी काफ़ी समय से, लगभग 9 महीने का समय हो गया है। तो उसके इंटरव्यू के लिए भी आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें प्रथम चरण के इंटरव्यू 10 से लेकर 25 जुलाई के बीच में आयोजित करवाए जाएंगे। क्योंकि अभी आरपीएससी में जो बोर्ड मेंबर्स है वो भी कम है, तो इसलिए चरणों में अलग अलग चरणों में आयोजित करवाए जा रहे हैं। मतलब जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि ये 2 से 3 महीने में इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे, और जिस दिन इंटरव्यू का लास्ट डे रहेगा उस दिन आरपीएससी के द्वारा 2021 की भर्ती के संबंध में जो फाइनल परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अपन आज जो बात करेंगे वो आरएस 2023 की वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट है, किस प्रकार की पोस्ट होती है आरएस में। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि प्रथम बार आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरएस 2023 का एग्ज़ाम उनका आरएस का प्रथम एग्ज़ाम होगा, तो उनको नहीं पता होता है कि आरएस में कौन कौन सी पोस्ट होती है। हालांकि सभी लोग, अधिकतर लोग जहाँ तक कि कोचिंग से जुड़े रहते हैं तो उनको आइडिया होता है इस बात का। बट चूंकि मैं भी एक आरएस सेलेक्ट कैंडिडेट हूँ, मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद शायद आपको लगे कि मैं आपको मतलब सही तरीके से गाइडेंस कर पाऊंगा। मेरा नाम संतोष कुमार है। वर्तमान में मैं भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो आरएस 2018 का एग्ज़ाम करवाया गया था उसमें सेलेक्टेड हूँ। मैं वाणिज्य कर विभाग, जिसको कि कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट बोला जाता है, उसमें कार्यरत हूँ। और 2021 की जो आरएस की भर्ती आई थी उसमें मेरा मेंस निकला हुआ है, और मेरा भी इंटरव्यू पेंडिंग है। देखते हैं कौन से चरण में इंटरव्यू निकलता है, और जो इंटरव्यू से संबंधित भी जो भी कुछ जानकारी रहेगी वो मैं आने वाले कुछ वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये मेरा शॉर्ट इंटरव्यू, ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम आरएस 2023 में जो भी पद निकले हैं, टोटल वैसे तो 905 पोस्ट के बारे में मैंने बताया दिया कि 905 पोस्ट है। इसमें एक तो स्टेट सर्विसेज होती है, जिसको कि हम राज्य सेवा बोलते हैं। एक तो स्टेट सर्विस होती है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है सबऑर्डिनेट सर्विस। सबऑर्डिनेट सर्विस को हम बोलते हैं अधीनस्थ सेवा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट निकाल के देख लिया होगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। एक बार अगर कोई भी जो भी अभ्यर्थी आरएस 2023 का फॉर्म भरेंगे उनको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में से बहुत सारी माइनर डिटेल होती है जिनके बारे में अभ्यर्थी को पता होता नहीं है, और फिर बाद में उनको हो सकता है पछतावा भी करना पड़ता है। तो मैं खुद एक इसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आया था, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। चूँकि ये प्रिंट आउट में जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी छोटे हैं, तो आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, शायद अभी विजिबल होगा। ठीक है। तो ऊपर तो डेट है कि कौन सी डेट को विज्ञापन आया है, और ये अलग अलग वो है एक्ट जिनके तहत ये वैकेंसी निकलती है, उसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल 905 पद है। ठीक है। अब 905 पदों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से दिया हुआ है उसके बारे में अभी डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ में। 905 पदों में से जो 424 पद है वो तो है स्टेट सर्विसेज के, यानी कि राज्य सेवा। स्टेट सर्विसेज में ऐसा होता है कि गेजेटेड सर्विस होती है, और इनका जो पे ग्रेड होता है वो मिनिमम L12 होता है, और अधिकतम इनका L14 होता है। ठीक है। पे ग्रेड के बारे में आपको कभी बाद में बता दूंगा डिटेल से, लेकिन अभी के लिए इतना समझो। ठीक है। दूसरा है कि अधीनस्थ सेवाएं। इस बार जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, अधीनस्थ सेवा में कुल 481 पद है। अधीनस्थ सेवाएं होती है वो स्टेट सर्विसेज के अंडर सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती है। इनका जो पे ग्रेड होता है वो L10 मिनिमम होता है, और L12 मैक्सिमम होता है। L10, L11 और L12, कुछ कुछ अधीनस्थ सर्विसेज का L12 भी होता है। ठीक है। तो एक बार मैं स्टेट सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्टेट सर्विसेज है, और उनके अंदर जो पोस्ट होती है उन पोस्ट के अंदर आपको क्या काम करना होता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है। तो टोटल 21 प्रकार की पोस्ट होती है जो कि स्टेट सर्विसेज में आती है, और टोटल 22 प्रकार की पोस्ट होती है जो कि अधीनस्थ सर्विसेज में आती है। अब जो पहली पोस्ट है उसका नाम है राजस्थान प्रशासनिक सेवा। आप लोगों को अगर विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, उससे आप लोग समझने की कोशिश करना। पहले है राजस्थान प्रशासनिक सेवा। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभ्यर्थी आरएस की तैयारी कर रहा है तो उसका सबसे ड्रीम जॉब होता है कि वो एसडीएम बने। ठीक है। उप जिला कलेक्टर, उप मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि एसडीएम। तो पहला तो होता है एसडीएम। एसडीएम के बारे में आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि इसके क्या काम होते हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका पे ग्रेड L14 है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें पदों की संख्या 67। इसमें जो पदों की संख्या कितनी है, 67।
जो पूरा दारोमदार रहेगा वो रहेगा 67 पदों के लिए। इस बार मैं आपको एक अंदाजे से बताना चाहता हूँ कि लगभग 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आरएस का फॉर्म भरेंगे। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी परीक्षा देने वाले हैं वो अपनी तैयारी को इसके अकॉर्डिंग आंक ले कि आपको 10 लाख लोगों से कम्पीट करना है। 10 लाख लोग प्री के लिए अटेम्प्ट करेंगे। 10 लाख लोगों में से आपका कौन, आप कितना कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी है राजस्थान पुलिस सेवा, जिसको कि हम आरपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको कि हम आरपीएस बोलते हैं, राजस्थान पुलिस सेवा। राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर जो पोस्ट मिलती है इसको बोलते हैं डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो आईपीएस होता है, यूपीएससी के थ्रू जो आईपीएस बनता है राजस्थान में या फिर किसी भी स्टेट पीएससी में, जो पुलिस की सबसे बड़ी सर्विस होती है उसको डीवाईएसपी बोला जाता है। ठीक है। डिवाइस में भी जैसे कि आपको पता है कि पुलिस के क्या कानूनों क्या चीज़ें होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो भी क्रिमिनल केसेस है उनका निपटारा करना, अपराधों की रोकथाम के लिए काम करना, पुलिस का आपको पता है सबको। इसका भी पे ग्रेड है L14 है। तो आरएस में जो भी लोग तैयारी करते हैं, बाद में जब उनसे प्रेफरेंसेस बढ़वाई जाती है कि आप कौन सी सर्विसेज चाहते हो, तो सबसे पहले नंबर पे ये 2 सर्विस रहती है। पहले नंबर पे एजीएम रहता है, दूसरे नंबर पे आरपीएस रहता है। तो टोटल 60 और 67 टोटल कितनी वैकेंसी होगी? टोटल 127 वैकेंसी होगी। तो 127 वैकेंसी के लिए पूरी लड़ाई होती है। बाद की जो पोस्ट है वो भी हालांकि अच्छी है, परंतु जो अधिकतर जो फाइट होती है वो 127 पोस्ट के लिए होती है। ठीक है। जो तीसरे नंबर की है उसका नाम है राजस्थान लेखा सेवा। इसको बोलते हैं राजस्थान अकाउंट सर्विसेज। राजस्थान अकाउंट सर्विसेज भी वैसे काफ़ी अच्छी जॉब होती है और ये L14 का है। L14 इसकी पे ग्रेड है। 130 टोटल इसमें वैकेंसीज है। 130 आपको दिख रहा होगा, 130 वैकेंसीज है। जो तहसील में जैसे कि आपको पता है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जिसको हम ट्रेजरी ऑफिस भी बोलते हैं। तो ट्रेजरी ऑफिस में इनकी शुरू में पोस्टिंग होती है। इसके बाद में जब इनका एक्सपीरियंस हो जाता है, बाद में इनका जब प्रमोशन हो जाता है, तो इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है और लेटर फेज में ये फाइनेंशियल एडवाइजर तक भी पहुंच जाते हैं। तो खासकर जो लेडीज़ होती है, जो महिला अभ्यर्थी होती है, उनके लिए अच्छी जॉब होती है, क्योंकि वो इस जॉब को ज़्यादा प्रीफर करती है आरपीएस की तुलना में। इसलिए प्रीफर करती है क्योंकि एक तो ये ऑफिस की जॉब होती है, इसमें फील्ड का वर्क कम होता है और वैसे भी एक काफ़ी रेपुटेटेड जॉब है। ठीक है। अगली है राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज। सहकारी सेवा को बोलते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज, जिसके कि 46 पद है। राजस्थान जो कोऑपरेटिव सर्विसेज है इसका जो पे ग्रेड है वो L12 है। ये भी एक अच्छी सर्विसेज है। जो कोऑपरेटिव संस्थाएं होती है जिनको कि अभी संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा, तो यहाँ पर आपको स्टेट सर्विसेज दी जाती है। और इसमें भी जैसे कि मेरे अभी कुछ फ्रेंड्स इसमें अधीनस्थ सर्विसेज में लगे हुए हैं सहकारी सेवा में, जिनको कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बोला जाता है। इनको कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बोला जाता है और मेरी उनसे काफ़ी बातचीत होती रहती है, तो बोलते हैं कि सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो इसके अंदर आपको करने होते हैं। अगली है राजस्थान नियोजन सेवा, राजस्थान प्लानिंग सर्विसेज। इसमें 3 पोस्ट है। ठीक है। और इसका जो पे ग्रेड है वो भी L12 है। अगला है राजस्थान कारागार सेवा, जो जेल होती है, तो उसमें आपकी इसमें उच्च लेवल पर पोस्टिंग लगाई जाती है राजस्थान कारागार सेवा में। इसकी जो टोटल वैकेंसी वो 8 है और इसका जो पे ग्रेड होता है L12 होता है। राजस्थान उद्योग सेवा, राजस्थान इंडस्ट्री सर्विसेज, इसकी टोटल पोस्ट 11 है। इसमें L12 पे ग्रेड होती है। ये भी एक अच्छी सर्विसेज मानी जाती है, परंतु इसमें क्या होता है कि जो आपका एरिया होता है वो सीमित हो जाता है, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर ही आपको पूरी लाइफ में डील करना होता है। इसमें ऐसे कि आपको फिर दूसरे फील्ड में जाने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, अगर उसको ये उद्योग सेवा मिल जाती है, तो उसके लिए, उसके करियर की ग्रोथ के लिए और उसकी खुद के लड़ने के लिए अच्छी सर्विसेज है। अगला है राजस्थान राज्य बीमा सर्विसेज, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। इसका L14 है और टोटल सर्विसेज कितनी है इसमें? 14। अगला है राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, जिसको कि कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के अंदर होती है। RCTS बोला जाता है इसको, और मैं वर्तमान में इसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ठीक है। हालांकि इसकी इस बार कोई पोस्ट नहीं आई है, क्योंकि पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें इसकी अच्छी पोस्ट थी। इस बार इसलिए इसकी कोई वैकेंसी नहीं है इस बार। और इसमें जो पे ग्रेड है वो है L12। ठीक है। अगली है राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा, इसकी एक ही पोस्ट है। पर्यटन सेवा में 0 है। परिवहन सेवा जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, राजस्थान सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो RTO, राजस्थान ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज। ठीक है, ऑफिस, तो उसमें
इसमें आपकी पोस्टिंग होगी और इसमें जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बाद में डीटीओ बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जो कि बहुत अच्छी जॉब है। आरएस की सर्विसेज में लोग तीसरे या चौथे नंबर पर इसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अगला है आईसीडीएस, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा, जिसको कि आईसीडीएस बोला जाता है। इसकी टोटल पोस्ट है 55 है और इसका जो पे ग्रेड है वो L14 है। ये भी एक अच्छी सर्विसेज है। अगर किसी को चाइल्ड डेवलपमेंट इनके ऊपर काम करना हो तो उसकी और ये तो उसके लिए अच्छी सर्विसेज। साथ ही इसमें क्या होता है कि आपको फील्ड में और ग्रास रूट लेवल पर जाके काम करना होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है, किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल समाज से जुड़ना चाहता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पर अगर काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी सर्विस है। अगली है देवस्थान सेवा, जो राजस्थान सरकार के तहत जो टेम्पल आते हैं उनमें उनका जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट के लिए ये सेवा निकाली गई है। हालांकि इस बार इसकी पोस्ट 0 है। अगली है बीडीओ। इस बार की जो अभ्यर्थी थी उसमें जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी, सबसे आश्चर्य करने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, जिसको कि बीडीओ बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं इसको। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की एक भी पोस्ट नहीं है, जो कि हालांकि थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि बीडीओ अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि एसडीएम होता है, एसडीएम के एज एसडीओ कार्य होते हैं। इसको कि सब डिविजनल ऑफिसर भी बोला जाता है ना। बीडीओ एसडीएम के एज एसडीओ रोल होते थे पहले कुछ, यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जब भी एसडीएम कोई भी कार्य करता है तो उसका एसडीओ का रोल उसका होता है। वर्तमान संदर्भ में अगर बात की जाए तो एसडीएम के एज एसडीओ काम लगभग खत्म कर दिए हैं और ये जो पूरी शक्तियाँ वो बीडीओ को दे दी है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। जो भी आपने देखा होगा कि जो ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर जो राजनीतिक प्रमुख होता है प्रधान, वहाँ पर कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, बीडीओ। और बीडीओ ही वहाँ के पूरे जो प्रशासनिक दायित्व है उनका निर्वहन करता है और जो प्रशासनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो बीडीओ के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पे लोग एसडीएम देते हैं, दूसरे नंबर पे डीवाईएसपी के लिए ट्राई करते हैं, तीसरे नंबर पे बहुत सारे लोग तहसीलदार को बढ़ देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीडीओ को बढ़ते हैं। इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि बीडीओ में क्या हो, एक तो आपको डेवलपमेंट से संबंधित काम करने होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि हम समाज के उत्थान के लिए कुछ काम करें, क्योंकि आपको पता है जो ब्लॉक्स होते हैं वो लगभग गाँवों में होते हैं। कुछ गाँवों का जो समूह मिलकर एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं। तो उन ब्लॉक्स पे अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट का कार्य करना हो तो आपके एक तो जनता से जुड़ा होता है, जनता के बीच रहकर आप काम करते हो, तो अब लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए बीडीओ को वो तीसरे या चौथे नंबर पर प्रायोरिटी देते हैं, जो कि इस बार एक निराशाजनक चीज़ ये रही है कि इस बार बीडीओ की वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, अब जो नहीं है तो उसका तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगली है कि राजस्थान महिला विकास सेवा, जो विमेन डेवलपमेंट से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इस सेवा में किए जाते हैं, परंतु इसकी भी वैकेंसी इस बार 0 है। इन सबका जो बीडीओ और महिला विकास सेवा दोनों का जो पे ग्रेड है वो L14 है। अगली है राजस्थान श्रम कल्याण सेवा, लेबर वेलफेयर सर्विसेज। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड जो अभी लेबर इंस्पेक्टर लगा हुआ है, तो इसमें जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक से संबंधित जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है उनको इम्प्लीमेंट करवाना इस सर्विसेज के अंदर आता है। अगला है राजस्थान आबकारी सामान्य शाखा सेवा। जैसे कि जो आबकारी के अंदर क्या होता है कि जितने भी ड्रग्स या फिर जो दारू के ठेके होते हैं, जो सरकार के द्वारा भांग के ठेके, दारू के ठेके, इसके अलावा और भी जो ड्रग्स हैं, इनसे संबंधित जो भी काम होता है वो आबकारी के अंदर आता है। और आबकारी के अंदर 2 प्रकार की सर्विसेज होती है। एक तो होती है जनरल, जिसको कि हम सामान्य सर्विसेज बोलते हैं, एक होती है प्रिवेंटिव। सामान्य के अंदर तो नॉर्मल सामान्य काम होते हैं, उनके अलॉटमेंट, उनकी मॉनिटरिंग, उनका जो प्रशासनिक जो भी ड्यूटीज है उनका पालन करना। प्रिवेंटिव के अंदर ये होता है कि जो भी ड्रग्स की तस्करी होती है या फिर जो अवैध ठेके होते हैं, है ना, तो इनकी रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव सर्विसेज है। ठीक है, प्रिवेंटिव वालों की होती है कि फील्ड में ड्यूटी होती है, जो भी तस्करी होती है उसको रोकने का मुख्य कार्य होता है। तो अगर हम सामान्य सेवा की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी और प्रिवेंटिव में 0 है। दोनों का पे ग्रेड कितना है, L12। ठीक है, प्रिवेंटिव में क्या है ना कि पिछली बार वैकेंसी निकल गई थी, इसलिए इस बार शायद इसलिए वैकेंसी नहीं है। अगली जो सर्विसेज है वो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, जिसका नाम है पूरा राजस्थान अल्पसंख्यक मामला सेवा 3 नंबर। इसमें 3 पोस्ट है इस बार, L12 इसका पे ग्रेड है। जो माइनॉरिटी से रिलेटेड सरकार के द्वारा जो भी माइनॉरिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड सरकार के द्वारा जो भी
योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ग्रास रूट तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए ये सर्विसेज निकाली गई है। अगला है राजस्थान राज्य कृषि सेवा, जिसको कि मार्केटिंग, इसके अंदर मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में आपको पहली पोस्टिंग मिलती है। 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें ये पोस्ट पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना, पहली बार ये इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि इसमें पिछली बार ही इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी निकल गई थी, तो इस बार इसमें वैकेंसी नहीं निकली गई है। अब इसमें क्या रोल रहता है, जो भी मार्केटिंग ऑफिसर रहता है उसका क्या रोल रहता है, क्या ड्यूटी रहती है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि पहली बार 2021 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो जैसे कि अब 2021 के इंटरव्यू के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट इसमें जाएंगे उनसे एक्सपीरियंस की बेसिस पे पता चलेगा कि इसमें जो ड्यूटी रहती है वो क्या रहती है। ठीक है, ये तो बात हुई स्टेट सर्विसेज की। अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट सर्विसेज की, तो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के बारे में डिटेल से चर्चा इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि जितने भी ऊपर वाली सर्विसेज है ना, इनके आगे आप अधीनस्थ लगा दो। जैसे कि ये राजस्थान वाणिज्य कर सेवा है, इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप ACTO बनते हैं, असिस्टेंट कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते हैं। और अगर यही जो अधीनस्थ में आ जाएगी तो अधीनस्थ में इसका नाम हो जाता है राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ सब जुड़ जाता है। इसमें अगर आप ACTO बनेंगे तो इसमें JCTO बनेंगे, इसके आगे जूनियर लग जाता है। ठीक है, इतना ही अंतर है। लेकिन जैसे कि फिर भी एक बार थोड़ा इनके बारे में बात कर लेता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से बात कर लेता हूँ। टोटल 481 पद है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्विसेज है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज, जिसको कि लोग SDM, फर्स्ट नंबर पे SDM, दूसरे नंबर पे DYSP और तीसरे नंबर पे RTS बढ़ते हैं। RTS इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो पहली पोस्टिंग होती है वो तो नायब तहसीलदार के पद पर होती है, और 2-3 साल के बाद में आपको तहसीलदार के पद पर परमानेंट रूप से पोस्टिंग कर दी जाती है, और 7-8 साल बाद इसका प्रमोशन एज ए SDM हो जाता है। ठीक है, अब आप सब गांव से रिलेटेड होंगे या फिर जो भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता होता है कि एक तहसीलदार की क्या रेपुटेशन होती है ग्रास रूट लेवल पर, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसको पता है कि तहसीलदार की कितनी इज्जत होती है, इसलिए लोग तहसीलदार सर्विसेज को चुनते हैं तीसरे नंबर पे। और अगर वैसे भी देखा जाए तो तहसीलदार के जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कोई भी व्यक्ति सर्विसेज में आना पसंद करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसमें और भी सर्विसेज होती है, जैसे कि देवस्थान अधीनस्थ सेवा हो गई, सहकारिता की एक अधीनस्थ सर्विसेज होती है, आबकारी की अधीनस्थ सर्विसेज होती है, नियोजन उद्योग, इन सब के अधीनस्थ सर्विसेज होती है। इसमें एक और नई सर्विसेज होती है जिसका कि L12 पे ग्रेड होता है। आप सबने समाज कल्याण विभाग के बारे में सुना होगा, सभी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें एक समाज कल्याण विभाग होता है। ठीक है, तो समाज कल्याण विभाग में जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी के रूप में इसकी पोस्टिंग होती है। ये हालांकि होती अधीनस्थ सेवा है, परंतु इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। और जो अधीनस्थ सेवा में एकमात्र यही सर्विस ऐसी है जिसकी L12 पे ग्रेड है। बाकी सब सर्विसेज जो ऊपर वाली सर्विसेज होती है स्टेट सर्विस, उनकी कॉपी होती है, उनके अंडर रहकर आपको काम करना होता है। अब RS के बारे में मैं, जैसे कि अभी तो मैंने नॉर्मल चर्चा की कि स्टेट सर्विसेज क्या होती है, अधीनस्थ सेवा क्या होती है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए कि 2023 की अगर हम तैयारी शुरू करें तो इसके बारे में क्या रणनीति हो, इसके बारे में तो इस वीडियो में नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में इसके बारे में डेफिनेटली रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि 2018 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे मैं मुंबई में एक PSU में जॉब करता था, तो उस PSU में जॉब करते हुए मैंने तैयारी की थी, और उस टाइम पे मेरे पास मटेरियल बहुत कम था, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान से संबंधित मटेरियल मुंबई में कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा। और ये ऑनलाइन तो अभी सब कुछ अवेलेबल होने लगा है, 2018 तक ऑनलाइन फैसिलिटीज, ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, सेल्फ स्टडी करके, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेल्फ स्टडी करके मैंने RS का प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू मेरे 67 मार्क्स आए थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है। और मैंने कुछ इसके लिए मॉक वगैरह भी नहीं दिया था, ये मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 67 मार्क्स थे। तो जो लोग वर्तमान में किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में पोस्टेड है, उनको भी मैं बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और अगर मेरे लिए पॉसिबल हो सका, चूँकि अभी मुझे पता नहीं है कि मेरा इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा, कब आएगा मेरा इंटरव्यू, अगर पॉसिबल हुआ कि प्रथम चरण में आ गया या फिर बिल्कुल आखिरी में आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं RS 2023
के लिए भी आप लोगों को गाइडेंस दूं। आरएस 2023 के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज होना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब वो क्या है ना कि मतलब प्रेशर में आ जाएंगे कि अब वैकेंसी निकल गई। अब मैं पहले एक और चीज़ बता दूं, आप ही मान के चलो कि प्री आपका सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो आपको फॉर्म फिल करने सहित लगभग 3 महीने का समय मिलने वाला है, 3 या 3.25 महीने का समय मिलने वाला है। इसी के तहत इसी के अंदर आपको सब कुछ करना है। तो बहुत सारे लोग प्रेशर में आ जाएंगे कि अब कैसा होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 महीने प्री के और 3 महीने मेंस के सफिशिएंट है आरएस की तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, जिसने पहले से अगर आरएस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, राजस्थान जीके या फिर जो नेशनल लेवल की जो जीके होती है उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, उनके बारे में अगर किसी ने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो उनके लिए 6 महीने में आराम से मेंस निकल सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इस चैनल में अगर मेरे लिए पॉसिबल हो सका तो आरएस 2023 की तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा, और जो भी कंटेंट रहेगा उसे फ्री में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए अब सबसे पहले तो अपन ये काम करेंगे कि एक बार कल आरएस 2023 की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में आगे की क्या रणनीति हो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बार एक बार सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई आप कितने पानी में हो, सिलेबस में क्या क्या होता है और कितना डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं, अनवांटेड चीज़ें पढ़ते हैं जो कि उनके काम की है नहीं। तो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में मैं कल आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, बाकी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल एक बार हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेरी है वो डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।